देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट चैप्टर से है। किस प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं? यानी कि किस प्रकार के आवेश होते हैं जो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते? तो देखिए मैंने आपको बताया था सजातीय आवेश। ठीक है, आप लिख सकते हैं। देखिए अभी तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा सा टफ होंगे। तो देखिए सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं। सजातीय आवेश का मतलब जो समान प्रकार के आवेश, जैसे देखिए प्लस आवेश ये है और ये प्लस आवेश है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे बल्कि प्रतिकर्षित करेंगे। अगर विजातीय आवेश होंगे, जैसे ये प्लस है ये माइनस है, तो ये एक दूसरे को आपस में आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो सजातीय आवेश का मतलब समान प्रकार के आवेश। जैसे माइनस माइनस अगर होता, जैसे ये माइनस है ये माइनस है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं को हम कहते हैं सजातीय आवेश। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा है दो आवेशों के बीच विद्युत बल का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीक चिन्हों के नाम भी लिखिए। यानी कि दो आवेशों के बीच जो विद्युत बल होता है उसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी को बताया गया है कूलाम का नियम। बताइए कूलाम के नियम में आपको क्या बताया गया है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र ही तो बताया गया है। तो कूलाम के नियमानुसार ठीक है, आपको क्या बताया गया है? आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आवेशों के मध्य यानी कि आवेशों के बीच लगने वाला बल, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। कैपिटल एफ इक्वल टू आपको बताया गया था कूलाम के नियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है कूलाम के नियम का। अब देखिए ये दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का सूत्र है। F क्या है? बल है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K क्या है? आपका नियतांक है। ठीक है, Q1 है पहला आवेश, Q2 है दूसरा आवेश, R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो आप लोग जो कुछ मैं बोल रहा हूं आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए Q1 क्या है? Q1 तथा Q2 ये आवेश हैं। Q1 को आप पहला आवेश मान सकते हैं, Q2 को दूसरा आवेश। ठीक है, उसके बाद में R क्या है? R है आवेशों के मध्य की दूरी, यानी कि आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, उसके बाद में आप लोग सोचेंगे K क्या है? तो K है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, समझ में आया? एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणुओं या परमाणुओं का उदाहरण लिखिए। देखिए जब मैं इस चैप्टर में आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि ध्रुवीय और अध्रुवीय दो प्रकार के अणु या परमाणु होते हैं। तो सबसे पहले हम साइड में लिखेंगे ध्रुवीय अणु। ठीक है, इनका उदाहरण हमें लिखना है तो ध्रुवीय अणु लिखेंगे। ठीक है, और एक तरफ हम लिखेंगे नीचे अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे। अब देखिए ध्रुवीय अणु में जैसे H2O ये ध्रुवीय है। ठीक है, HCl ये सब ध्रुवीय हैं, NH3 यानी कि अमोनिया ये सब ध्रुवीय हैं। ठीक है, आदि। देखिए H2O क्या है? जल है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। NH3 क्या है? अमोनिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर अध्रुवीय में O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया आदि। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये सब आपके ध्रुवीय तथा अध्रुवीय के उदाहरण होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर देखिए चौथा क्वेश्चन है कि सिग्मा, ठीक है, सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के समावेशित पृष्ठ के निकट r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। यानी कि कोई पृष्ठ है, ठीक है, जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है, किसी अनंत विस्तार समावेशित पृष्ठ के निकट और r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको सूत्र लिखना है। तो देखिए यह है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। तो चलिए इसके सूत्र को लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? सभी को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं। अब देखिए आपका जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है, तो इसका फार्मूला होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट।
अनंत विस्तार के समावेशित पृष्ठ के निकट r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमारी जो फार्मूला होगा वो होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपका आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है। अब यहाँ पर सिग्मा क्या है, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही आपको समझना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। फिफ्थ है, आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। यानी कि जो आवेशित खोखला गोलीय चालक होता है उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसको याद रखिए, आप लोग लिखिए किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर, ठीक है, के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है। याद रखिएगा, सदैव शून्य होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर आवेशित खोखले गोलीय चालक है तो उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यानी कि आपका जो गोलीय चालक है वो आवेशित है और खोखला है तो उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान कहां पर शून्य होता है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान कहां शून्य होगा, तो सभी को पता है कहां पर, निरक्षीय रेखा पर। आपने देखा होगा कि अगर निरक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का जो मान होता है वो शून्य होता है। ठीक है, अच्छी और निरक्षीय आपने पढ़ा होगा, मैंने भी डेरिवेशन कराया है जो कि शून्य आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल था वो क्वेश्चन। रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ की आकृति किस प्रकार होती है। यानी कि अगर कोई रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश है, तो उसके लिए समविभव पृष्ठ की आकृति किस प्रकार की होगी। समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके सभी बिंदु पर विभव समान हो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए लिखिए, रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बेलनाकार पृष्ठ होता है। यानी कि रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की जो आकृति होगी वो बेलनाकार होगी। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे जो कि एक न्यूमेरिकल है और बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल, सिर्फ आपको समझना है। देखिए, दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिनके प्रत्येक, चलिए देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इनकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेश हैं जिन पर प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है। अब इनको 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, इनकी स्थितिज ऊर्जा आपको बतानी है। तो जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया गया है Q1 2 है, तो Q1 की वैल्यू दी गई है 1 माइक्रोकूलाम। 1 माइक्रोकूलाम, ये देखिए माइक्रोकूलाम को हम म्यूसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम बदलेंगे कूलाम में, तो 1 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। देखिए, अगर आप माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 से गुणा करना होगा, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। Q2 कितना दिया गया है, तो देखिए दोनों आवेश जो हैं वो 1 ही माइक्रोकूलाम के, तो इसको भी 1 माइक्रोकूलाम लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू 1 × 10⁻⁻6 कूलाम, या आप इसे 10⁻⁻6 भी लिख सकते हैं। देखिए, 1 का कोई मतलब नहीं है, 10⁻⁻6 का 1 से गुणा होगा तो 10⁻⁻6 कूलाम। ये भी वैसे ही हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये इतना हमें आवेश दिया गया है क्योंकि दोनों पर यही आवेश था। इनको कितनी दूरी पर रखा गया है, 1 मीटर की दूरी पर। तो R लिखिए आप लोग, R कितना है, 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे U, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इनकी स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं। फार्मूला लगाइए, U इक्वल टू क्या होता है, U इक्वल टू एक फार्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R, ये फार्मूला होता है। ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है।
अब देखिए 1/4 की वैल्यू कितनी होती है बताइए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, चूंकि 1/4 इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ बताया गया है सभी को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 9 इंटू 10⁹ 1/4 की इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है देखिए ऊपर 10⁻⁻6, QT की वैल्यू भी है 10⁻⁻6, ये आपका 1 है, ठीक है। कितना है 1 है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए U इक्वल टू, देखिए R 1 दिया गया है तो R के स्थान पर हमने 1 लिखा है। देखिए R की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, ठीक है। अब इसको 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6, ये भी -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 12, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, तो 10⁻12, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनली हमारा जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा आएगी वो U इक्वल टू आ जाएगी 9 इंटू, ये 10⁻9 है, 10⁻12 है, तो देखिए 12 जो है वो बड़ा है, इसके आगे माइनस है, तो यही चिन्ह लगेगा, लेकिन 12 में से 9 चला जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो जो बड़ा है उसी का चिन्ह लिया जाएगा, तो 12 में से 9 जाएगा 3, तो 10⁻³ जूल। U स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है, ठीक है। एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा का, वो फार्मूला है ये, जहां 1/4 की वैल्यू 9 गुणे 10⁻9, Q1 है पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के प्रतिरोध का मान उसकी प्रतिरोधकता, लंबाई व अनुप्रस्थ काट के रूप में लिखिए। यानी कि आपको प्रतिरोध का मान लिखना है, किसके पदों में, आपको एक सूत्र लिखना है, प्रतिरोधकता, लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इनके पदों में आपको प्रतिरोध का सूत्र लिखना है, ठीक है। समझ में आया? तो आप लोग लिख सकते हैं, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, तो प्रतिरोध इक्वल टू, प्रतिरोध को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल R से, और कैपिटल R इक्वल टू एक फार्मूला होता है रो इंटू L/A, रो इंटू L/A। फायदे फार्मूला आप सभी को पता हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए इसमें आपका प्रतिरोधकता भी है, देखिए रो क्या है, प्रतिरोधकता है, यल क्या है, लंबाई है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है, आर है प्रतिरोध। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि इनके बीच संबंध स्थापित कीजिए, सूत्र लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हैं क्या, रो जो है वो क्या है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है। यल क्या है आप लोग लिख दीजिएगा, यल है आपकी लंबाई, चलिए लिख देते हैं, यल है क्या, लंबाई। तो ऐसे ही आप लोगों को सूत्र याद करते रहना है, ताकि आप लोग से न्यूमेरिकल जो पूछा जाए वो आसानी से आप सॉल्व कर सकें। ये क्या है, ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपका है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यही होता है प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के से संबंधित सूत्र, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है यह है कि किसी चालक की लंबाई आधी कर देने पर उसकी चालकता में कितना परिवर्तन होगा। तो यहां पर एक चीज याद रखिए, किसी चालक की लंबाई अगर हम आधी कर दें तो उसकी चालकता में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक चीज याद रखिएगा, जो लंबाई होती है, चालक की जो लंबाई होती है, ठीक है, वो प्रतिरोधकता, जो लंबाई होती है, देखिए किसी चालक की लंबाई आधी कर देने पर उसकी चालकता में कितना परिवर्तन होगा। तो जो चालकता होती है, जो चालकता होती है वो लंबाई पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि किसी चालक की लंबाई कितनी है, वो चालकता जो होती है वो लंबाई पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। तो यहां पर क्या होगा, चालक अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो चालकता है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। तो आप लोग लिख सकते हैं चालकता अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है, चालकता अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित का मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि चालक की चालकता लंबाई, उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, नहीं करती है।
तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किसी चालक की लंबाई आधी कर दीजिए या किसी चालक की लंबाई 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो उसकी चालकता में क्या परिवर्तन होगा? तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो किसी चालक की जो चालकता होती है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। लंबाई कितनी भी हो, चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए चालकता अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि चालक की चालकता उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, यानी कि अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है? तो सिंपल है, अनओमीय का मतलब जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो आप लिखिए वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करता। ठीक है, पालन नहीं करता है। ठीक है, या करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताइए? अनओमीय प्रतिरोध। ठीक है, अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो देखिए क्या कहा गया कि वो प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, क्योंकि ओम का नियम मैंने आपको बताया V=IR। ठीक है, तो देखिए ऐसा प्रतिरोध, आर क्या है? प्रतिरोध। तो वो प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता, यानी कि कंप्लीटली वो ओम के नियम पर का पालन नहीं करता, उन्हें हम अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है, अनओमीय परिपथ क्या है? तो ये आप इसी प्रकार से उसका आंसर भी लिख सकते हैं। वह परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता अनओमीय परिपथ कहलाता है। ठीक है, तो अगर आए तो आप लोग लिख सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे आपका है विद्युत बल्ब का तंतु। ठीक है, विद्युत बल्ब का तंतु होता है टंगस्टन का। ठीक है, वह डायोड वाल्व। अब आप लोग कहेंगे सर जी और आप एक दो एग्जाम्पल दीजिए। तो चलिए एग्जाम्पल इसका अलग से लिख लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन में हमारा है अनओमीय प्रतिरोध के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, टार्च का बल्ब। ठीक है, व ट्रायोड वाल्व। ठीक है, तो देखिए 4 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। 2 ऊपर विद्युत बल्ब का तंतु व डायोड वाल्व, नीचे क्या है? टार्च का बल्ब व ट्रायोड वाल्व। ठीक है, तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर है कि 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर है? तो जो किलोवाट घंटा होता है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, का मात्रक है। अब एक चीज और आपसे पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू कितना होता है बताइए? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा इतने जूल के बराबर होता है। तो आप लोग ये आंसर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रैक्टिकली समझना है। कैसे? देखिए, तार को मोड़ने पर इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि अगर हम तार को मोड़ दें तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए कोई वायर हमने ले रखी है। ठीक है, ये वायर है। अब इसको मान लीजिए हमने ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, ऐसे। तो बताइए इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए सिंपल से समझिए, तार को मोड़ने पर प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि तार को हम कहीं बीच से मोड़ दें तो इसके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनमें तब भी इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होंगे। आप सभी को पता है कि जो तार होता है, चालक होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आवेश वाहक होते हैं, उन्हीं के कारण वैद्युत धारा बहती है। तो क्या होगा? इसमें वैद्युत धारा बह रही है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर इसको हम मोड़ देते हैं तब भी विद्युत धारा उसी तरह बहेगी। तो इसीलिए तार को मोड़ने पर प्रतिरोध पर कोई परिवर्तन
नहीं होता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवहन चाल कम होती है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक में, उनकी चाल कम होती है, ठीक है। और गति का जड़त्व भी कम होता है, और जो गति होता है उसका जड़त्व भी कम होता है, और इस कारण मुड़ी हुई अवस्था में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होते रहते हैं। यानी कि अगर हम तार को मोड़ भी दें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से प्रवाहित होते रहेंगे, और जो है प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तार को मोड़ने पर प्रतिरोध पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो 6 होंगे वो क्वेश्चन होंगे। हमारा जो एक क्वेश्चन होगा वो न्यूमेरिकल होगा। तो ये न्यूमेरिकल है, देखिए बहुत ही सिंपल है, समझिए, डरिएगा मत। देखिए, दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि ये परिपथ दिया गया है जिसमें 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हैं। यहां पर ए है, ये बी है, ठीक है। आपको ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। जो ये ए है आपका और जो बी है, इनके बीच आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहां पर ये किस क्रम में है, समांतर में, किस श्रेणी में। तो वैसे ही दिख रहा है, देखिए यहां पर ये परिपथ समाप्त होता है, तो इधर ये एक प्रतिरोध, इधर भी एक, तो ये एकदम दोनों वायर आपस में नहीं जुड़े हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा समांतर क्रम में। बट इसको सही से समझना है तो चित्र को आपको थोड़ा सही करके बनाना होगा। जैसे इसी चित्र को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, देखिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर मैं थोड़ा अलग पेन यूज कर लेता हूं, ये देखिए, ठीक है। इसी चित्र को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये है। इसी चित्र को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपका कितना होगा, ये 3 ओम होगा, ये भी 3 ओम होगा, और ये भी 3 ओम होगा, ठीक है। तो तीनों जो है 3-3 ओम के होंगे। अब इसी चित्र को हमने इस प्रकार से बना लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेम दोनों हैं, यहां पर भी तीनों समांतर क्रम में, यहां पर भी समांतर क्रम में। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट इसको पहचान नहीं पाएंगे। देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, कि आप लोग और किस तरह से बना सकते हैं। तो एक तरह से और इसी चित्र को बना सकते हैं, देखिए, ये देखिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसी चित्र को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। ये मैं समझा रहा हूं आपको कि आप जाने कि किस प्रकार से ये दोनों समांतर क्रम में है, ठीक है। तो यही चित्र इस प्रकार से भी बन सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका जो ए यहां पर होगा, बी यहां पर होगा। यहां पर क्या होगा, ए और बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए, अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, और ये भी 3 ओम है। अब यहां पर आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ये जो है समांतर क्रम में है। तो यहां पर अब हम लिखेंगे नीचे, ठीक है, कि परिपथ में, देखिए मान लीजिए इसको R1 हमें दिया गया है, ठीक है, R1, R2 और R3, मान लीजिए 3 प्रतिरोध हमें दिए गए हैं, ठीक है। R1 की वैल्यू भी 3 ओम है, R2 की भी 3 ओम है, और R3 की भी 3 ओम है। तो आप लिखेंगे कि परिपथ में सभी प्रतिरोध, परिपथ में सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में है, ठीक है। देखिए, समांतर क्रम में आपको दिख रहा है, तो समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, ये जानना जरूरी है, सभी को पता भी है। तो इसका फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। अगर आपके पास R4 भी है तो आप यहां पर रख सकते हैं, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, सबका वैल्यू 3 है तो 1/3। R1 की वैल्यू भी 3, R2 R3 की वैल्यू भी 3, तो सबका 3 हमने लिख दिया, ठीक है। 1/R इक्वल टू, अब चूंकि आपका हर समान है, 3-3 सभी है, तो ऊपर वाले सब जुड़ जाएंगे, तो 1 2 1 3, तो ये हो जाएगा, आप इस प्रकार से लिख दीजिए 1 + 1 + 1/3, ठीक है। तो इसी को आप लिख सकते हैं 3/3, क्या लिख सकते हैं, 3/3। इसको कट कर दीजिए, 1 आ जाएगा। तो आपका 1/R इक्वल टू आएगा, 1/R इक्वल टू
1, ठीक है। अब अगर तिरछा गुणा हम कर दें इसका इससे तो R इक्वल टू हमारा फाइनली आ जाएगा कितना, 1 ही आएगा, ठीक है। 1 ओम या आप ओम को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर सिर्फ आपको ये चित्र समझना है, ये समांतर क्रम में प्रतिरोध का फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर चित्र आपको समझना है कि इस चित्र को हम किस प्रकार से बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट यही पर समझ जाएंगे कि सभी समांतर क्रम में है, ना समझ पाए तो आप इस प्रकार से, ठीक है, बना सकते हैं चित्र, या फिर इसी चित्र को इस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं। अब ये समझ में आ चुका होगा कि तीनों समांतर में है, ठीक है। तो फार्मूला लगा दीजिए, आपका 1 ओम आ जाएगा।